दोस्तों, मैं अलेक्सा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं जो नोवेल पढ़ के आपको सुनाऊंगी उसके लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक और नोवेल का नाम है आँख का तारा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यह एक बार फिर अपने पहलू में बैठे मुसाफिर पर निगाह डाली। चंडीगढ़ जाती शताब्दी एक्सप्रेस में मेरे पहलू में बैठा वो मुसाफिर कोई 40 साल का एक निहायत खूबसूरत और सूरत से ही संपन्न दिखने वाला व्यक्ति था, जो अपने बाएं हाथ की दूसरी उंगली में हीरो से जुड़ी अंगूठी पहने था। डेनियल के कश लगाता जो उपन्यास वह पढ़ रहा था वह डायल 00 था, और वो उपन्यास ही मेरी उसमें विशेष दिलचस्पी की वजह थी। उपन्यास का लेखक मैं था। उपन्यास के बैक कवर पर मेरी तस्वीर छपी हुई थी। उस शख्स ने कई बार सरसरी तौर पर मेरी तरफ देखा था, लेकिन एक बार भी उसकी आंखों में पहचान की वो चमक नहीं आई थी जिसे देखने का उस घड़ी मैं ख्वाहिशमंद था। मैंने नोट किया वह उपन्यास को लगभग आधा पढ़ चुका था। तब मैं उपन्यास की बाबत उससे सवाल किए बिना न रह सका। मैंने खनखार कर गला साफ किया तो उसने क्षण भर को उपन्यास से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। क्षण भर को हम दोनों की निगाहें मिलीं। जनाब, मैं बोला, कैसा चल रहा है उपन्यास? उसने एक क्षण अपलक मेरी तरफ देखा और फिर बोला, ये कोई उपन्यास है? मैं हकबकाया, एकदम बोर, बकवास, आगे राय प्राप्त हुई घटिया। तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? उस अप्रत्याशित मार से संभलने का भरकस प्रयत्न करता हुआ मैं बोला, और क्या करूं? वो बोला। मैं उत्तर न दे सका। सफर काटने के लिए आप कोई इससे बेहतर काम बताइए। मैं अभी यह उपन्यास पढ़ना बंद कर देता हूँ। मैं खामोश रहा। उसने उपन्यास को बंद किया और फिर अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ दी। आप बोर तो नहीं हो रहे? वो बोला, नहीं। नहीं तो आप काहे को बोर हो रहे होंगे? आप तो अपने अगले किसी उपन्यास का प्लॉट सोच रहे होंगे। मैं चौंका। मुझे मालूम है। वो मुस्कुराया कि आप इस उपन्यास के लेखक हैं जिसे अभी मैंने बोर, बकवास और घटिया करार दिया। तिलमिला रहे होंगे आप मेरी साफगोई पर। पछता रहे होंगे इस घड़ी पर जबकि आपने मेरे से उपन्यास की बाबत सवाल किया। ऐसी बात तो नहीं, मैं अनमने स्वर में बोला। हो भी तो मुझे क्या? आपके अहम की तुष्टि के लिए अब मैं झूठी राय तो पेश नहीं कर सकता ना। अब मैं सच रहा था कि क्यों खामख्वाह मैंने उस शख्स को वार्तालाप में लपेटा। आप मिस्ट्री राइटर हैं? वह बोला, अपने पात्रों के माध्यम से बेशुमार मिस्ट्रीज आप हल कर चुके हैं। रहस्यों की परतें उघाड़ने का जाती तजुर्बा भी आपको कम नहीं होगा, वरना आप इतने मशहूर मिस्ट्री राइटर न बन पाए होते। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं बोर हो रहा हूँ, तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। क्यों आपने ऐसा बोर उपन्यास लिखा? अब आप इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। जी, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। उसमें एक मिस्ट्री, एक राज पब्स्त है। देखते हैं आप उस मिस्ट्री को हल कर पाते हैं या नहीं, उस राज का पर्दाफाश कर सकते हैं या नहीं। आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं? आप डरते हैं ऐसे किसी इम्तिहान से? हरगिज नहीं। तो फिर कुछ नहीं। आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन ठहरिए, पहले एक बात बताइए। पूछिए, आप पुलिस के महकमे से ताल्लुक रखते हैं? नहीं। कोई इन्वेस्टिगेटिव जॉब नहीं आपकी? नहीं। जो मिस्ट्री आप बयान करने जा रहे हैं उसका हल आपको मालूम है? प्रसिद्ध, प्रेस में चर्चित? नहीं। ऐसा होता तो फिर उसका जिक्र बेकार था। फिर तो मुमकिन था कि आपने उसका हल अखबारों में ही पढ़ लिया होता। ठीक है, पेश कीजिए अपनी मिस्ट्री। उत्तर में उसने जो कहानी मुझे सुनाई वो जोगनारायण सिन्हा नाम के एक धनवान व्यापारी से संबंधित थी, जिसके सत्यनारायण और शिवनारायण नाम के 2 बेटे थे। दोनों खूबसूरत थे, जहीन थे और अच्छी तंदुरुस्ती के मालिक थे, लेकिन बड़ा लड़का सत्यनारायण अय्याश और बदचल न था। रेस खेलना, क्लब में जाकर ताश पीटना, आधी आधी रात तक शराब पीना, संदिग्ध चरित्र की लड़कियों से ताल्लुकात रखना उसके प्रिय व्यसन थे, और सारे शहर को उसके लक्षणों की वाकफियत थी। डॉली नाम की एक कैबरे डांसर से उसके ताल्लुकात का तो घर घर गली गली चर्चा था। इसके विपरीत उसका छोटा भाई शिव नारायण शराफत और सदाचार का पुतला माना जाता था और सही मायनों में अपने बाप की आंख का तारा था। उनकी बिरादरी की कई माएँ बड़ी हसरत से उसकी कल्पना अपना दामाद के रूप में करती थीं, जबकि उन्हीं माँओं की कोशिश होती थी कि सत्यनारायण की परछाई भी उनकी नौजवान लड़कियों पर न पड़े।
पिता जोगनारायण सिन्हा ने अपने बड़े लड़के के लक्षणों के प्रति अपनी अप्रसन्नता कभी उससे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। उसका ये भी सबूत था कि पिता ने उसे साफ साफ कहा हुआ था कि अगर वो किसी डॉली फॉली को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया तो वह अपने आप को पिता के घर से बाहर और उसकी करोड़ों की चल अचल संपत्ति से बेदखल समझ लो। इन हालत में एक दिन नगर में वो दो अपराध हुए जो मेरे साथी मुसाफिर द्वारा बयान की गई कथित मिस्ट्री का केंद्र बिंदु थे और जिन दो अपराधों की थाह पाने में स्थानीय पुलिस कतई नाकाम रही थी। एक अपराध का रिश्ता जोगनारायण सिन्हा की वसीयत था जो कि तफ्तीश पर साफ साफ जाली करार दी गई। दूसरा अपराध था जोगनारायण सिन्हा के वकील अवधेश माथुर का कत्ल। इन दोनों ही अपराधों का संभावित केंद्र बिंदु थी खुद जोगनारायण सिन्हा की मौत। 1 मार्च 9 की शाम को कुछ ही घंटों की बीमारी के बाद सेठ जी प्रभु कृप के नाम से जानी जाने वाली अपनी विशाल कोठी में परलोक सिंधार गए थे। जिस किसी ने भी उनकी मौत की बाबत सुना वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि हर किसी ने उनकी मौत से केवल एक दिन पहले उन्हें एकदम चाकचौबंद तंदुरुस्ती की हालत में देखा था। इसलिए आम धारणा यही बनी कि सेठ जी को अकस्मात दिल का दौरा पड़ गया था। बाहर के लोगों ने अगले रोज के यानी कि 2 मार्च के अखबार में उनकी मौत की खबर पढ़ी। उसी रोज के अखबार में नगर के प्रसिद्ध वयोवृद्ध वकील अवधेश माथुर के कत्ल की भी खबर छपी थी। पिछली रात को प्रभु कृप में अपने क्लाइंट जोगनारायण सिन्हा से भेंट करके जब वे अपने घर लौट रहे थे तो उनके घर के करीब की एक सुनसान गली में किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से किसी भारी चीज का प्रहार उनकी खोपड़ी पर किया था और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। तफ्तीश पर उनकी जेब खाली पाई गई थी और उनकी अंगूठी और घड़ी भी गायब पाई गई थी। नतीजतन यही समझा गया था कि किसी ने उन्हें लूटने की नीयत से उन पर आक्रमण किया था और यह मात्र संयोग था कि वह आक्रमण घातक सिद्ध हुआ था। वकील माथुर और क्लाइंट सिन्हा दोनों की अंत्येष्टि एक दिन हुई। फिर सेठ जोगनारायण सिन्हा की वसीयत प्रकाश में आई और वो वसीयत उन दोनों महानुभावों की मौत से भी ज्यादा सनसनीखेज साबित हुई। 1 मार्च 9 को ही की गई उस वसीयत के मुताबिक सेठ जी ने अपनी तमाम चल और अचल संपत्ति का वारिस अपने शराबी जुआरी बदचलन बड़े बेटे सत्यनारायण सिन्हा को करार दिया था और अपने आंख के तारे अपने शराफत और सदाचार के पुतले बेटे शिवनारायण सिन्हा के लिए केवल 5,000 रुपये माहवार का गुजारा भत्ता मुकर्रर किया था। उस वसीयत की खबर आम हुई तो सारी बिरादरी बल्कि सभी भौंचक के रह गए कि अपनी मौत से कुछ ही घड़ियों पहले क्यों कर ऐसी इनकलाबी तब्दीली आ गई थी सेठ जी के ख्यालात में कि वो अपने लायक जहीन बेटे की झोली में जैसे यतीमखाने का चंदा डाल गए थे। कई दिनों तक उस नाइंसाफी भरी वसीयत की सारे शहर में चर्चा रही। फिर छोटे बेटे शिवनारायण ने उस नाइंसाफी के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाया। उसने अदालत में यह मुकदमा डाला कि 1 मार्च 9 के अपनी मौत के चंद घंटे पहले की गई जोगनारायण सिन्हा की कथित वसीयत जाली थी। हर किसी को वो बात जंची, आखिर सेठ जी खुद भला क्यों कर अपने श्रवण कुमार जैसे बेटे का हक मार सकते थे? कैसे वो अपने उस बदचलन बेटे को अपना वारिस बना सकते थे जिससे आए दिन उनकी तकरार होती थी और जिसे कोठी के तमाम नौकर चाकर तक सुनते थे? सेठ जी की मौत और केस के अदालत में चलने के बीच 3 मास का फासला था। उस दौरान बड़े लड़के सत्यनारायण ने अपने पिता की विशाल कोठी और उनके सारे कारोबार पर अपना मुकम्मल अधिकार जमा लिया था। उसने अपनी तमाम बुरी आदतों से किनारा कर लिया था और बड़ी लगन से अपने पिता के व्यापारिक साम्राज्य की देख-रेख शुरू कर दी थी। शिवनारायण को उसके बड़े भाई ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने अपने भाई के टिकड़ों पर पलना अपनी तौहीन मानते हुए प्रभु कृप से किनारा कर लिया था और जाकर दिवंगत वकील अवधेश माथुर के जूनियर पार्टनर मुकेश सक्सेना के साथ रहने लगा था। उस मुकदमे की जिस दिन पहली सुनवाई हुई उस दिन सारा शहर अदालत में उमड़ा पड़ रहा था। अदालत में बड़े भाई की तरफ से शहर का नामी वकील 55 वर्षीय गोपीनाथ अवतरमानी पेश हुआ। छोटे भाई के वकील मुकेश सक्सेना ने अदालत में दिवंगत सेठ की सन 964 में की गई एक वसीयत पेश की जो कि तभी से उनकी फर्म के अधिकार में थी और जिसके मुताबिक सेठ जी की तमाम चल संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बांटी जानी थी, लेकिन उनकी अचल संपत्ति और उसके व्यापार का अधिकारी केवल छोटे बेटे शिवनारायण को माना गया था। उसने बहुत पुरजोर शब्दों में कहा कि अपनी मौत से पहले 1 मार्च सन 9 को सेठ जी द्वारा की गई वसीयत असली हो ही नहीं सकती थी,
क्योंकि उस वसीयत का कोई भी प्रावधान सेठ जी के ख्यालों से मेल नहीं खाता था। अब या तो उस रोज सेठ जी ने कोई वसीयत की ही नहीं थी, और अगर की थी तो वो वसीयत नहीं थी जो कि उनके बड़े लड़के सत्यनारायण ने पेश की थी, और जिसके दम पर वो सेठ जी की सारी चल अचल संपत्ति और कारोबार का मालिक बन बैठा था। वो वसीयत शर्तिया जाली थी। प्रत्युत्तर में सत्यनारायण के तजुर्बाकार वकील गोपीनाथावतारमानी ने जिरा की कि वो वसीयत एकदम असली थी, और वह इस बात को सिद्ध करने के लिए कई गवाह प्रस्तुत कर सकता था कि सेठ जी ने मरने से पहले एक नई वसीयत की थी। उनके पहले अपने बड़े बेटे के बारे में कुछ भी ख्यालात रहे हों, लेकिन साफ जाहिर हो रहा था कि अपनी मौत को सामने खड़ी पाकर उनके ख्यालात बदल गए थे, और भारतीय पारिवारिक परंपराओं के अनुसार अपने बड़े बेटे को ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाना मुनासिब समझा था। और उनकी मौत के बाद जो वसीयत उनके तकिए के नीचे से बरामद हुई थी, वही असली थी, आखिरी थी और कानूनी थी। उस पर 2 गवाहों के दस्तखत थे, जिनके सामने खुद सेठ जी ने भी उस वसीयत पर दस्तखत किए थे। उन 2 गवाहों में से एक कोठी का सबसे पुराना नौकर, जो कि एक तरह से वहां का केयरटेकर भी था, रामदुलारे था, उसकी गवाही हुई। मैं ऊपर से सेठ जी के बेडरूम से नाश्ते के बर्तन बटो रहा था। उसने अपने बयान में कहा, जबकि करीब ही सेठ जी के कोठी में ही बने ऑफिस में से मुझे उनके ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। सेठ जी बेहद गुस्से में थे, और जो कुछ वो कह रहे थे उसमें से अधिकतर शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे थे। गाहे बगाहे मुझे जो कुछ शब्द सुनाई दिए वो थे, शर्म आनी चाहिए, मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तूने, इतना फरेबी निकला। मुजरा करने वाली के साथ मैं समझ गया कि बड़े भैया की कोई नई हरकत सेठ जी को मालूम हो गई थी, और अब वो बड़े भैया को डांट फटकार रहे थे। मैं बर्तन बटोर कर नीचे किचन में आ गया था। मैं अभी वहां पहुंचा ही था कि मुझे भैया के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला रहे थे, राम दुलारे, किसी को डॉक्टर को बुलाने भेज और खुद ऊपर आ, सेठ जी को कुछ हो गया है। फौरन मैंने ड्राइवर को डॉक्टर गॉड को बुलाने भेजा, जोकरी भी रहते हैं, और खुद दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। वहां मैंने सेठ जी को ऑफिस के फर्श पर गिरे पड़े पाया। बड़े भैया उन्हें अपनी बाहों में संभाले थे, यकायक बेहोश होकर गिर पड़े। बड़े भैया ने बताया, मुझे तो यूं ही पड़े मिले थे। फिर हम दोनों ने सेठ जी को उठाया और उन्हें उनके बेडरूम में ले जाकर उनके पलंग पर लिटाया। फिर डॉक्टर साहब वहां पहुंच गए तो मुझे वहां से बाहर निकाल दिया गया। मैं जाकर सीढ़ियों में बैठ गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब यह कहकर वहां से चले गए कि जाते ही एक नर्स को भेज देंगे और फिर आएंगे। मुझे उनकी सूरत से और उनकी बातों से यही लगा कि सेठ जी का अंत निकट था। फिर पूछा गया। फिर थोड़ी देर बाद घंटी बजाकर सेठ जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं फौरन बड़े वकील साहब को बुलाऊं, वो ना हो तो छोटे वकील साहब को बुलवाऊं। मेरी कुछ ही सांसें बाकी हैं रामदुलारे, सेठ जी ने मुझे कहा। आज मेरा ऐसा दिल टूटा है कि अब कोई दवा मुझे नहीं बचा सकती। मेरी औलाद ने जैसा मेरा दिल तोड़ा है, उससे मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि इससे तो औलाद का नहीं होना अच्छा है। मेरे से और न सुना गया। मैं फौरन नीचे दौड़ा। मैंने वकील साहब के ऑफिस में फ़ोन किया। कोई 3 बजे के करीब बड़े वकील साहब, माथुर साहब कोठी में पहुंचे। 1 घंटे भर वो सेठ जी साथ बेडरूम में बंद रहे। फिर मुझे वहां बुलाया गया। मुझे माथुर साहब ने कहा कि मैं किसी एक जने को और बुला लूं, क्योंकि सेठ जी 2 गवाहों के सामने अपनी नई वसीयत पर दस्तखत करना चाहते थे। उस वक्त टाइपशुदा वसीयत सेठ जी के हाथ में था। मैं फौरन नीचे गया और ड्राइवर रतिराम को बुला लाया। हम दोनों के सामने सेठ जी ने टाइपशुदा कागज पर तहरीर के आखिर में दस्तखत किए और फिर बतौर गवाह मैंने और रतिराम ने भी उस पर दस्तखत किए। आगे रामदुलारे ने बताया, जब अगले रोज सेठ जी के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था तो उस घड़ी पंडित जी ने मेरे सामने सेठ जी के तकिरे के नीचे से पिछले रोज वाली वसीयत बरामद की थी और उसे बड़े भैया को सौंपा था। बड़े भैया उस वसीयत को देखकर बड़े हैरान हुए थे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले थे। वो वसीयत वही थी, वकील मुकेश सक्सेना ने पूछा, जिस पर पिछले रोज तुमने और ड्राइवर रतिराम ने गवाही दी थी। जी साहब, रामदुलारे बोला। कैसा जाना साहब? वो साफ साफ वही टाइपशुदा कागज लग रहा था जिस पर पहले सेठ जी ने,
फिर मैंने और फिर ड्राइवर रतिराम ने दस्तखत किए थे। तुमने तहरीर पढ़ी थी? नहीं साहब। पिछले रोज साइन करते वक्त पढ़ी थी? नहीं साहब। अंग्रेजी पढ़ लेते हो? नहीं साहब। यानी कि तुम्हें नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा हुआ था? नहीं साहब। यानी कि ये तुम्हारा महज अंदाजा है कि जो कागज तकिए के नीचे से बरामद हुआ था वो पिछली रोज वाला ही कागज था? साहब, वो साफ साफ वही कागज लग रहा था। सिर्फ लग रहा था, हो सकता था कि वो वही कागज न रहा हो। पाठक साहब, मेरा साथी मुसाफिर बोला, शिवनारायण के वकील का मुकेश सक्सेना का जोर यह सिद्ध करने पर था कि जो वसीयत अपनी मौत के पहले सेठ जी ने वास्तव में की थी वो सत्यनारायण ने नष्ट कर दी थी और खुद को वारिस करार देती एक जाली वसीयत तैयार करके वो उसने सेठ जी के तकिए के नीचे रख दी थी। फिर वो वसीयत अदालत में पेश की गई थी और उसे गवाहों के कटघरे में खड़े रामदुलारे को दिखाया गया था। रामदुलारे ने फिर निसंकोच तस्दीक की थी कि वही वो कागज था जो कि अंतिम संस्कार की तैयारी कराने आए पंडित ने सेठ जी तकिए के नीचे से बरामद किया था। फिर रामदुलारे को उस पर हुए अपने दस्तखत पहचानने को कहा गया तो केस में नई सनसनी फैल गई। उसने कहा कि वो दस्तखत लगते तो उसी के थे, लेकिन वास्तव में थे नहीं। उसके उस बयान की रूह में जब उस कागज पर हुए ड्राइवर रतिराम और सेठ जोगनारायण सिन्हा के दस्तखत की पड़ताल की गई तो वो भी जाली पाए गए। अब शक की सुई साफ साफ सत्यनारायण की तरफ झुक गई। उसने बड़े पुरजोर लहजे में इस बात से इनकार किया कि उस जाली वसीयत से उसका कुछ लेना देना नहीं था। उससे पूछा गया कि उस वसीयत को देखकर वो हैरान क्यों हुआ था। उसने जवाब दिया कि हैरान वो वसीयत को देखकर नहीं हुआ बल्कि वसीयत को तकिए के नीचे से बरामद हुई जानकर हुआ था, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण दस्तावेज तकिए के नीचे नहीं सेठ जी के वकील अवधेश माथुर के अधिकार में होनी चाहिए थी, जी की उस दस्तावेज की तैयारी के वक्त सेठ जी के पास मौजूद भी था। तब सवाल हुआ कि जब वो समझता था कि उस दस्तावेज की मुनासिब जगह सेठ जी के वकील अवधेश माथुर का ऑफिस था तो वसीयत को तकिए के नीचे से बरामदी के बाद वही उसे अवधेश माथुर के पास क्यों नहीं ले गया था? क्योंकि जवाब मिला, वसीयत हाथ में आने के आधा घंटा पहले ही उसने अखबार में पढ़ा था कि अवधेश माथुर की मौत हो चुकी थी और अवधेश माथुर के जूनियर पार्टनर मुकेश सक्सेना से वो वाकिफ नहीं था, इसलिए वह वसीयत को अपने वाकिफ वकील गोपीनाथ अवतारमानी के पास लेकर गया था, जिसने की वसीयत को एकदम सही और चौकस करार दिया था। और 2 दिन बाद पुलिस ने जालसाजी के इल्जाम में सत्यनारायण सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से उसकी जमानत हो गई। फिर कोर्ट में उसके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा चला जिसमें उसकी पैरवी गोपीनाथ अवतारमानी ने ही की। कोर्ट में जिरा के दौरान तमाम हालात पर फिर से तबसरा हुआ। सरकारी वकील ने दावा किया कि क्योंकि अब ये निर्विवाद रूप में सिद्ध हो चुका था कि सेठ जी की अपनी मौत से पहले की तारीख वाली वसीयत जाली थी, तो इस जालसाजी का सूत्रधार भी वही हो सकता था जिसको उससे फायदा पहुंचा था। इस जालसाजी का उद्देश्य केवल सत्यनारायण के पास था, क्योंकि वही उस जाली वसीयत के बदले सेठ जी की तमाम संपत्ति का मालिक बना बैठा था। अवतारमानी ने सरकारी वकील के इल्जामात की पुरजोर मुखालफत की और 2 अहम नुक्तों पर अपने क्लाइंट के बचाव का दारोमदार रखा। पहला नुक्ता कथित जाली वसीयत सत्यनारायण के हाथ लगने और उसके अवतारमानी के ऑफिस में पहुंचने से संबंधित था। रामदुलारे समेत कई गवाहों के बयानात से अवतारमानी ने साबित किया कि अंतिम संस्कार करके वसीयत ठीक 11 बजे सत्यनारायण के हाथ में रखी थी और ठीक 11:15 बजे उस वसीयत को लेकर सत्यनारायण अवतारमानी के ऑफिस में पहुंच गया था। इस तथ्य की पुष्टि अवतारमानी के ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट, एक क्लर्क और एक जूनियर वकील ने की, यानी कि वो वसीयत केवल पौना घंटा सत्यनारायण के अधिकार में रही थी और आधा घंटा सेठ जी की कोठी से अवतारमानी के ऑफिस तक पहुंचने में ही लगता था। यानी कि बाकी 15 मिनट में सत्यनारायण ने जाली वसीयत तैयार करने का ख्याल भी बना लिया हो, वो वसीयत टाइप भी करवा ली हो, क्योंकि खुद उसे तो टाइप आती नहीं थी, और उस पर अपने पिता और 2 गवाहों के जाली दस्तखत भी बना लिए हों, यह संभव था। 15 मिनट तो टाइप का इंतजाम करने के लिए भी काफ़ी नहीं थे, किसी एक दस्तखत की नकल मारने का अभ्यास करने के लिए भी काफ़ी नहीं थे, जबकि नकल
3 दस्तकों की मारी जानी थी। मजिस्ट्रेट अवतरमानी की उस जिरा से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसकी सूरत से ऐसा न लगा कि उतने से उसने अभियुक्त को बेगुनाह मान लिया था। फिर अवतरमानी ने दूसरा नुक्ता पेश किया। उसने अपने आखिरी 2 गवाह पेश किए। उनमें से एक गवाह पार्वती नाम की सेठ जी की कोठी की मिसरानी थी। डॉक्टर गॉड ने सेठ जी की देखभाल ले लिए जो नस अपने यहाँ से भेजी थी। उसने पार्वती को पानी में उबालने के लिए एक सिरिंज दी थी, जिसे लेकर 1 मार्च 9 की शाम को 4 बजे के करीब पार्वती ऊपर पहुंची थी। वो गलियारे में सेठ जी के बेडरूम की ओर बढ़ रही थी तो एकाएक बेडरूम का दरवाजा खुला था और वकील अवधेश माथुर ने बाहर कदम रखा था। तब पार्वती ने वकील साहब को साफ साफ कहते सुना था, आप बिल्कुल फिक्र न करें सेठ जी, आपकी नई वसीयत मेरी जेब में सुरक्षित है। अब इसमें कोई अदला बदली या हेर फेर मुमकिन नहीं। सरकारी वकील ने उस नुक्ते का तीव्र विरोध किया। उसने कहा कि पार्वती के बयान की पुष्टि करने वाला कोई सबूत या कोई गवाह उपलब्ध नहीं था। पार्वती के बयान के मुताबिक जिस शख्स ने वो शब्द कहे थे वो मर चुका था। जिस आदमी को वो शब्द कहे थे वो भी मर चुका था। जिस नस के सामने कहे गए थे प्रतिवादी के वकील साहब उसे पेश नहीं कर पाए थे। क्यों? मैंने पहली बार सवाल किया क्योंकि वो नस, मेरे साथी मुसाफिर ने बताया, उस घटना के 1 महीने बाद ही डॉक्टर गॉड की नौकरी छोड़कर वो कहाँ गई थी ये जानना मुमकिन नहीं था। आगे यानी कि सरकारी वकील का कहना ये था कि मौजूदा हालात में मिसरानी पार्वती को कुछ भी कहने के लिए प्रतिवादी द्वारा तैयार किया जा सकता था। आखिर वो उसी घर की नौकरानी थी कि प्रतिवादी आजकल मालिक था, लेकिन पार्वती की गवाही इतनी आसानी से खारिज कर देना संभव न हो पाया। तब अवतरमानी ने डॉक्टर गॉड को बतौर गवाह पेश किया। डॉक्टर गॉड एक ऊंचे दर्जे का सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त बुजुर्ग था, जिसके बारे में ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह किसी प्रलोभन में आकर प्रतिवादी के हक में झूठी गवाही देने को तैयार हो सकता था। उसने अपने बयान में जो कुछ कहा उससे पार्वती की गवाही की स्वयं में भी तस्दीक हो गई। डॉक्टर गॉड ने कहा कि वह 4:30 बजे दोबारा अपने मरीज को देखने गया था। तब खुद सेठ जी ने डॉक्टर गॉड को बताया था कि उनका वकील अवधेश माथुर अभी थोड़ी देर पहले ही वहां से विदा हुआ था। उस वक्त सेठ जी की हालत तो खस्ता हालत में थी, लेकिन वो शांत थे। उन्हें दिल का भीषण दौरा पड़ा था और खुद डॉक्टर गॉड को उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सेठ जी होश में थे और बातचीत करने में सक्षम थे। उन्होंने कहा था, अब मैं चैन से मर सकूंगा डॉक्टर, मैंने अपनी नई वसीयत कर दी है। माथुर अभी नई वसीयत अपने साथ लेकर गया है। अब वो सुरक्षित है। अब उस नालायक के हाथ। तभी कमजोरी की वजह से सेठ जी का गला रुध गया था। उन्होंने दोबारा बोलने की कोशिश नहीं की थी और आंखें बंद करी थीं। अंतिम क्षण आने से पहले उनके दोनों बेटे उनके रूबरू पेश हुए थे, लेकिन वे किसी से कुछ कह नहीं पाए थे। तब उनकी हालत ऐसी थी कि ये कहना मुश्किल था कि वे उन्हें पहचान भी रहे थे या नहीं। फिर उसी क्षण उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। डॉक्टर के बयान ने सत्यनारायण के खिलाफ पुलिस के केस की टांग तोड़ दी। बावजूद इसके कि वसीयत जाली थी, अदालत को अभियुक्त निर्दोष लगने लगा। वसीयत जालसाजी अभियुक्त के हक में थी। अभियुक्त सत्यनारायण वो शख्स था जो उस जालसाजी से लाभान्वित हुआ था। ये सब सच था, लेकिन किसी भी तरीके से यह सिद्ध नहीं होता था कि वो जालसाजी उसने की थी या करवाई थी या जालसाजी के इस षड्यंत्र में वह शरीक था। ऊपर से मिसरानी पार्वती और डॉक्टर गॉड की सूरत में 2 गवाहों के बयानात साफ साफ ये साबित करते थे कि 1 मार्च 9 को जो नई वसीयत सेठ जोगनारायण सिन्हा ने की थी उसे उनका वकील अवधेश माथुर उनकी कोठी से विदा होते वक्त अपने साथ ले गया था। 4:15 बजे वो कोठी से विदा हुआ था और 5 बजे वो अपने घर के करीब की गली मैनमरा पड़ा पाया था। जबकि जैसा कि अवतरमानी ने गवाहों के बयानात से साबित करके दिखाया, उस शाम 4:15 और 8 बजे के बीच सत्यनारायण ने कोठी के बाहर कदम तक नहीं रखा था। बाद में अदालत ने जो फैसला दिया वह ये था कि सत्यनारायण बेकसूर था। नई वसीयत यकीनन जाली थी, इसलिए मरहूम की पुरानी सन 64 वाली वसीयत को ही वैध माना जाए। अब पाठक साहब, मेरा साथी मुसाफिर पटाक्षेप सा करता हुआ बोला, आपकी पेशे की खिदमत जो मिस्ट्री है वो यह है कि जाली वसीयत किसने बनाई, क्यों बनाई,
यकीनन सेठ जी के छोटे बेटे शिवनारायण ने बनाई, मैं निसंकोच बोला, और अपने फायदे के लिए बनाई। उसने हकबका कर मेरी तरफ देखा, मैं पास हुआ या फेल? मैं बोला पास तो आप हुए। वो बोला लेकिन अब ये भी तो साबित करके दिखाइए कि आपने तुक्का नहीं मारा, बल्कि ये एक युक्तियुक्त नतीजा निकाला है आपने। जरूर, और यह भी बताइए कि वकील अवधेश माथुर पर हुआ आक्रमण आपके हीरो सुनील के पसंदीदा लफ्जों में इस तस्वीर में कहाँ फिट होता है? वो तो बच्चा भी समझ सकता है कि वकील पर आक्रमण उस वसीयत को हथियाने के लिए, न कि उसे लूटने के लिए किया गया था जो कि उसकी जेब में थी। जरूर उस वसीयत में सेठ जी ने अपने छोटे बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था और इस बात की छोटे बेटे को खबर थी। उस वसीयत को अपने काबू में करके उसे नष्ट करना उसके हित में जरूरी था। फिर एक जाली वसीयत तैयार करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि वसीयत की बहुत चर्चा हो चुकी थी। घर के 3 नौकरों को उसके अस्तित्व की खबर थी, सेठ के डॉक्टर को उसके अस्तित्व की खबर थी। वसीयत का बरामद न होना शक का इतना व्यापक माहौल खड़ा कर सकता था जो कि छोटा बेटा शिवनारायण हरगिज नहीं चाहता था। लेकिन वह ये भी जानता था कि जाली वसीयत तैयार करना कोई हंसी खेल नहीं था। देर सवेरे जालसाजी पकड़ी जाना अवश्यंभावी था। इसलिए उसने ऐसी जालसाजी की जो शक की सुई उसकी तरफ नहीं उसके भाई की तरफ मोड़ दे। अपने शब्दों का प्रभाव अपने श्रोता पर देखने के लिए मैं एक क्षण ठिठका और फिर बोला, देखो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि एक रईस सेठ है, 2 बेटों की सूरत में जिसके 2 वारिस हैं। बड़े बेटे की बाबत सारा शहर जानता है कि वह आवारा है, बदचलन है, जुआरी है, शराबी कबाबी है, लेकिन छोटे को शराफत और सदाचार का पुतला माना जाता है और वह अपने बाप की आंख का तारा कहलाता है। बड़े बेटे से बाप की आए दिन झड़प और तकरार होती रहती है। बाप बड़े बेटे को उसकी करतूतों के लिए डांटता फटकारता रहता है और इस डांट फटकार को अमूमन कोठी के नौकर चाकर सुनते रहते हैं। यानी कि डांट फटकार का तकरार का ऐसा कोई ड्रामा किसी के लिए कोई नई बात नहीं। 1 मार्च 9 को ऐसी ही भयंकर तकरार फिर सुनने में आती है जिसके नतीजे के तौर पर बाप का ऐसा दिल टूटता है कि उसे दिल का भयंकर दौरा पड़ जाता है और वह अपनी मौत से पहले अपनी वसीयत बदलने की जरूरत महसूस करने लगता है। यहाँ स्थिति ये बनती है कि क्या 1 मार्च वाली उस तकरार का फर्स्ट हैंड गवाह घर का पुराना नौकर रामदुलारे और क्या प्रास, पुलिस और पब्लिक सब इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हमेशा की तरह तकरार बाप और बड़े में ही हुई होगी, कि वसीयत की जालसाजी बड़े बेटे ने ही की होगी क्योंकि वही उससे लाभान्वित होने वाला था। कायदा तो यही कहता है। क्या कहता है? जिसे अपराध से फायदा पहुंचे वही अपराधी। कबूल। इसलिए बड़ा बेटा सत्यनारायण। गलत। क्यों वो अकेला नहीं। सन 64 वाली जिस वसीयत को बाद में मान्यता प्राप्त हुई उसके मुताबिक संपत्ति का मोटा माल छोटे बेटे के हाथ लगा, न कि बड़े बेटे के। अगर आपके इस कायदे को भी सही करार दिया जाए कि किसे अपराध से फायदा पहुंचे वही अपराधी, तो फिर अपराधी छोटा बेटा ही साबित होता है। अपराध मनसब से ज्यादा फायदा तो उसे ही पहुंचा। क्यों? बजयस अगर जरा जाली वसीयत की तरफ तवज्जो दो। वो जालसाजी इतने भद्दे तरीके से की गई थी कि उस वसीयत का देर सवेर जाली साबित होना लाजमी थी। उस पर हुए अपने दस्तखतों को देखकर लगभग एक अनपढ़ नौकर तक ने तत्काल कह दिया कि वे दस्तखत उसके नहीं थे। दरअसल वो जाली वसीयत तैयार ही इस उद्देश्य से की गई थी कि वो बड़ी सहूलियत से जाली साबित हो जाए और खारिज हो जाए। तब हतप्राण की सन 64 वाली वसीयत को ही उसकी आखिरी वसीयत मान लिया जाता और इस प्रकार छोटा बेटा मालामाल हो जाता। कब और जरा 1 मार्च वाली तकरार की तरफ भी तवज्जो दो, जिसमें कि सेठ जी को सदमा लगा और वही सदमा उनके हार्ट अटैक की वजह बना। क्यों लगा सदमा उस तकरार से सेठ जी को? अपने बड़े बेटे के साथ उनकी तकरारें तो रोजमर्रा की बात थी, लेकिन बड़े बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ नहीं। बुजुर्गवार को सदमा लगने वाली बात ये थी कि उनका छोटा बेटा, जिसे वह शराफत और सदाचार का पुतला समझते थे, जो उनकी आंख का तारा था, वही खराब निकला था। ये यकीनन सदमे वाली बात थी। जरा याद करो रामदुलारे ने तकरार के दौरान क्या बातें सुनी थीं। उसने सुना था, शर्म आनी चाहिए। उसने सुना था, मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तूने।
उसने सुना था इतना फरेबी निकला मुजरा करने वाली के साथ। अब बड़े बेटे सत्यनारायण की बुराइयां तो प्रत्यक्ष और जगविदित थीं, जिसकी शर्म पहले ही उतर चुकी थी उसे अब नए सिरे से क्या शर्म आती। जिससे पिता बहुत पहले ही नाउम्मीद हो चुका था वो अब उसकी उम्मीदों पर कौन सा नया पानी फेर देता। वो फरेबी एकाएक अब कैसा निकला। वो तो शुरू से ही फरेबी था। संदिग्ध चरित्र की औरतों के साथ उसके ताल्लुकात की बातें कौन नहीं जानता था। अब एक मुजरे वाली से उसके ताल्लुकात की खबर भी क्या नया कहर ढा देती। बड़े बेटे के संदर्भ में ये बातें सदमा पहुंचाने वाली और बुजुर्गवार का दिल तोड़ देने वाली थीं। बुजुर्गवार का किसी तरीके से छोटे बेटे के बारे में भ्रम एकाएक टूटा था, इसीलिए उसे दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसने अपनी वसीयत बदलने की जरूरत महसूस की। नई वसीयत में सेठ जी ने अपना वारिस किसे ठहराया होगा, क्या पता किसे ठहराया होगा, लेकिन छोटे बेटे को तो यकीनन नहीं ठहराया होगा जिसकी करतूतों का एक पर्दाफाश होने पर उन्होंने वसीयत बदली थी। हो सकता है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों का बंदोबस्त करके सब कुछ किसी यतीमखाने या धर्मशाला के नाम कर दिया हो। बहरहाल ये बात अहम नहीं कि बदली हुई वसीयत में किसका जिक्र था। अहम बात यह है कि बदली हुई वसीयत में किसका जिक्र नहीं हो सकता था। बदली हुई वसीयत में छोटे बेटे शिवनारायण का जिक्र नहीं हो सकता था और ये बात शिवनारायण को बखूबी मालूम थी, इसलिए उसने वकील अवधेश माथुर का कत्ल किया और उससे वसीयत हथियाए। सीखू गौर करने लायक बात यह भी है कि जो बेटा दिल का दौरा पड़ने पर नौकर रामदुलारे द्वारा पिता के सिरहाने बैठा पाया गया था, वह बड़ा बेटा सत्यनारायण था जो कि नालायक था, एयाश था। बाप की उस संकट की घड़ी में जब वो मर रहा था, उस छोटे बेटे का कहीं पता नहीं था। क्यों नहीं था वो वहाँ? क्योंकि उसका अपने बाप के सामने पड़ने का मुंह नहीं बनता था, क्योंकि खुद वो ही अपने बाप की उस दारुण दशा के लिए जिम्मेदार था। ऊपर से बाप के व्यवहार की ओर ध्यान दो। क्या उसने अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में एक बार भी अपने श्रवण कुमार जैसे बेटे को तलब किया तक नहीं? अगर वो तभी अपने बाप की निगाहों से गिर न चुका होता तो क्या ऐसा होता? बज नहीं वो खुद अपने बाप के पास फटकने का इसलिए भी हौसला नहीं कर सकता था क्योंकि बाप उसकी सूरत देखते ही भड़क सकता था और मरने से पहले ये बात अपनी जुबानी जग जाहिर करके जा सकता था कि उसका छोटा बेटा भी उसकी निगाहों में गिर चुका था। दुरुस्त लेकिन जाहिर है कि शिवनारायण था पूरी ताक में कि जो कुछ हुआ था उसकी रूह में उसका बाप क्या करता। उसे मालूम था कि मृत्यु शैया पर पड़े उसके बाप ने अपने वकील को बुलाया था। क्यों बुलवाया था? ऐसी हालत में उसका वकील उसकी क्या मदद कर सकता था? वो उसकी नई वसीयत भी तैयार करवा सकता था और नई वसीयत जरूर उसका पत्ता काटने के लिए ही हो सकती थी। उसका ख्याल गलत नहीं था। इसी वजह से जब वकील अवधेश माथुर कोठी से रवाना हुआ तो शिवनारायण उसके पीछे लग गया। मौका लगने पर उसने उसका काम तमाम किया और नई वसीयत को अपने काबू में कर लिया। मकतूल की घड़ी, अंगूठी, बटुआ वगैरह उसने ये जाहिर करने के लिए निकाल लिया ताकि ऐसा लगे कि वो काम किसी चोर बदमाश का था। यूं हासिल हुई वसीयत को तो वह नष्ट कर सकता था, लेकिन नई वसीयत का अस्तित्व क्योंकि खूब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था, इसलिए उस वसीयत की जगह लेने ले लिए एक अन्य वसीयत की बरामदगी जरूरी थी। अब शिवनारायण कोई तजुर्बेकार जालसाज तो था नहीं। ऐसा होता तो वो ऐसी जाली वसीयत तैयार करता जिसमें उसके बाप ने अपना सब कुछ उसके नाम छोड़ा होता। दस्तावेजों की ऐसी जालसाजी करना तो सालों की मेहनत और तजुर्ब से आता है। तब उसे ऐसी जालसाजी करना सूझा जो पकड़े जाने पर उसके खिलाफ जाने की जगह उसके हक में जाए। फिर जब वो वसीयत जाली साबित हो जाती तो निश्चय ही उससे पहली सन 64 वाली वसीयत को मान्यता मिलती जो कि हर लिहाज से उसके फायदे में थी। यूं बाप की संपत्ति से बिल्कुल बेदखल हो जाने की जगह वो उसकी आधी चल संपत्ति और तमाम अचल संपत्ति और कारोबार का मालिक बन जाता। नतीजतन उसने ऐसी जाली वसीयत तैयार की जिसमें सब कुछ उसके बड़े भाई के हत्थे चढ़ता मालूम होता और लगता कि उसके बाप ने पता नहीं किस मूड में उस जैसे फरमाबरदार बेटे के साथ ऐसी नाइंसाफी कर दी थी। यूं बड़ा भाई तो विलेन बन जाता और वो खुद हर किसी की हमदर्दी का हकदार बन जाता। का
यहाँ ये भी नोट करने लायक बात है कि अदालत में ये साबित किया जा चुका था कि बड़े भाई के पास नकली वसीयत तैयार करने के लिए दरकार वक्त नहीं था, जबकि छोटे भाई के पास इस काम के लिए वक्त ही वक्त था। असली वसीयत उसने 1 मार्च की शाम को वकील अवधेश माथुर की जेब से निकाली थी और वो अगले रोज 11 बजे हथप्राण के तकिए के नीचे से बरामद हुई थी। वह सारी रात लगा रह सकता था अपने काम को अंजाम देने में, और फिर अपनी कलाकारी के नमूने को तकिए के नीचे सिरकाने के लिए भी उसके पास पर्याप्त वक्त था। मैंने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप पूरे नंबरों से पास हुए पाठक साहब। मैं पूरे से ज्यादा नंबरों से पास होना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं अभी कुछ और कहना चाहता हूँ जिसके मुझे अलग से नंबर मिलने चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं आप? तुम सत्यनारायण सिन्हा हो। उसने अपलक मेरी तरफ देखा। मैंने लापरवाही से कंधे झटकाए, फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट प्रकट हुई। कैसे जाना? वह बोला, तुम्हारी अंगूठी पर, तुम्हारे कफलिंक्स पर, तुम्हारे सोने के सिगरेट लाइटर पर गुदे तुम्हारे नाम के प्रथम अक्षर एस से जाना, और केस से संबंधी तुम्हारी बातों के बयान से जाना। तुमने की बातें ऐसी कहीं जो कि केस का कोई भुक्तभोगी ही कह सकता था। मसलन तुमने कहा कि केस की सुनवाई करता मैजिस्ट्रेट अवतरमानी की जिरह से प्रभावित तो हुआ, लेकिन सूरत से ऐसा न लगा कि उतने से उसने अभियुक्त को बेगुनाह मान लिया था। मैजिस्ट्रेट के मूड में ऐसी दिलचस्पी या अभियुक्त को हो सकती थी या उसके वकील को। तुमने 55 साल का बताया, इसलिए ऐसी बारीकियां भांपने वाला दूसरा भुक्तभोगी तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता था? वेरी गुड, वह प्रशंसात्मक स्वर में बोला। तो तुम ही सेठ जोगनारायण सिन्हा के बड़े बेटे सत्यनारायण सिन्हा हो। दर हाँकू, तुम्हारे रिहा हो जाने के बाद तुम्हारे भाई का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये किसी भी प्रकार सिद्ध न किया जा सका कि वसीयत की जालसाजी उसने की थी। नतीजतन वो हमारे पिता की दौलत में मेरे से कहीं बड़े हिस्से का हकदार बना। ये तो बहुत नाइंसाफी हुई। लेकिन सत्यनारायण के चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आई। ज्यादा देर तक होती न रही। मतलब, यूं दौलतमंद बनने के 3 महीने बाद ही वो एक मोटर एक्सीडेंट में मारा गया। उसने कोई वसीयत की नहीं थी, और तब उसका जीवित नजदीकी रिश्तेदार, क्योंकि मैं उसका सगा भाई ही था, इसलिए उसकी तमाम दौलत का हकदार मुझे ही माना गया। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस, खुदाई इंसाफ। हाँ, तो अतिरिक्त नंबरों का हकदार मैं हुआ। हाँ, और एक प्रशस्ति पत्र के भी हकदार आप हुए। प्रशस्ति पत्र? जी, मैं आपको बतौर आपके प्रशंसक दूंगा। मैं समझा नहीं। पाठक साहब, डायल 00 एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। उपन्यास को बोर, बकवास और घटिया बताने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो सब मैंने ये देखने के लिए कहा था कि अपनी आलोचना को आप हजम कर पाते हैं या नहीं। बस अभी तो आपने उपन्यास को आधा ही पढ़ा है। अभी से मैं इसे चौथी बार पढ़ रहा हूँ। फिर तो हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी गाड़ी चंडीगढ़ स्टेशन पर पहुंचकर रुकी। समाप्त। तो दोस्तों, ये नोवेल यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको नोवेल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं किसी अगले नोवेल में। धन्यवाद।